Good morning, students, and welcome to the home classes, an initiative taken by the Department of School Education, Jammu and Kashmir, and under the guidance of Umwardi Principal, Government Higher Secondary School, Kilotran. In the process of home classes during the lockdown period, so आज हम सोशल साइंस क्लास 10th सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, यूनिट फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग जो हमारे सिलेबस में है क्लास 10th के, ये केस स्टडी हमारे पास दो कंट्रीज़ की है, एक बेल्जियम, एक यूरोपियन कंट्री, और सेकंड श्रीलंका। लेकिन इससे पहले हम टॉपिक पे जाएं, कुछ बेसिक चीज़ें पावर शेयरिंग के बारे में मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको कि डेमोक्रेसी में हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है पावर को शेयर करने की। क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पावर्स जितनी भी हैं, अथॉरिटेटिव पावर्स या डिसीजन मेकिंग, वो किसी एक ऑर्गन के पास स्टिक नहीं रह सकती। अगर ऐसा हुआ तो फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारे पास स्टेबल नहीं रह सकता, और ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल ऑर्डर भी स्टेबल नहीं रहता। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पावर को हमने शेयर क्या करना है, ये पावर शेयरिंग होता क्या है, व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। उसके बाद हम देखेंगे कि वाई पावर शेयरिंग, हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और थर्ड स्टेप पे हमें क्या पावर शेयरिंग हम किस लेवल पे कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं पावर शेयरिंग का, कि पावर शेयरिंग एग्जैक्टली है क्या। द पावर शेयरिंग अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करना जिससे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो, बांट दी जाए सारी पावर्स, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं। जैसे हमने 9th में भी पढ़ा था कि हमारे जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग है वो मोस्टली 3 ऑर्गन्स पे डिपेंड है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि इन तीनों को इंडिपेंडेंटली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देना, कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके, बांट के एक डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाना है, ताकि लोगों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा जाए, कम्युनिटी डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर दिया जाए, कल्चरल डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर दिया जाए, या बाकी जो भी समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं समाज के अंदर चेंज चाहिए या आर्डर्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाना है, तो इसलिए इसको बांट देना पड़ता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, ताकि हर लेवल पे जो भी एजेंसीज हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, वो उसको प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले सकें और पावर को इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद ज़रूरत क्यों पड़ती है पावर शेयरिंग की, तो वाई पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि जो हमारा एक एम है पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी को अचीव करने का, इसलिए हमें पावर शेयर करनी पड़ती है, ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबिलिटी को हम अचीव कर पाए, पॉलिटिकल ऑर्डर को हम स्टेबल वे से रख पाए। फिर लेवल्स ऑफ पावर शेयरिंग, हम पावर को किस किस लेवल पे शेयर कर सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट लेवल्स हैं, जैसे हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट लेवल, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ये मरकज़ी सरकार, जो हिंदी में इसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट, रियासती सरकार या राज्य सरकार, और फिर लोकल लेवल पे
स्थानीय लेवल पे, जिसमें हमारे पास पंचायत लेवल आता है, पंचायती राज वगैरह, ये सारा लोकल लेवल पे आ जाता है, लोकल गवर्नमेंट्स। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि स्टोरी ऑफ बेल्जियम, कि वहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ी पावर्स को शेयर करने के लिए, हाउ डेमोक्रेसी डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि बेल्जियम के अंदर जो कंपोजिशन था हमारा कंट्री का, एक यूरोपियन नेशन है, इसका कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा हम पहले, मैं इसको आगे बढ़ने से पहले वो चीज़ आपको बता दूं कि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो बिल्कुल स्मॉलर इन साइज है, मतलब जितना हमारा हिंदुस्तान का हरियाणा स्टेट है उस एरिया से भी थोड़ा कम। इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज, अगर हम नॉर्थ साइड से देखें तो नीदरलैंड, देन ईस्टर्न साइड जर्मनी, साउदर्न साइड में लग्जमबर्ग, और वेस्टर्न साइड में इसको देखो अब, साउथ वेस्टर्न साइड में फ्रांस। ये 4 इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, और पॉपुलेशन जो बेल्जियम की है वो भी हरियाणा स्टेट के मुकाबले में ही है, लिटिल अबाउट 1 करोड़, हरियाणा से भी आधा। और जो इथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स किस हिसाब से है, जैसे बेल्जियम, हमारे पास एक पूरा मैप है आपके सामने बेल्जियम पूरी नेशन का। ये मोस्टली हमने 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया है फिलहाल आपको समझाने के लिए। एक तो मेन रीजन आया इसका फ्लैमिश रीजन, ये जो ऊपर वाला, ये जो वाला आप देख रहे हो फ्लैमिश रीजन, और ये नीचे वाला इसका हमने कर दिया है ये वेलोनिया रीजन। अब ध्यान में रखने वाली एक बात है इसमें, जो पॉपुलेशन है पूरे बेल्जियम में, लैंग्वेज के काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे, और जो फ्लैमिश रीजन है इसमें हमारे पास 59% पॉपुलेशन उन लोगों की है जो डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं, जो डच बोलते हैं, जो फ्लैमिश नॉर्दर्न रीजन है ऑफ द बेल्जियम। और वेलोनिया में वो लोग रहते हैं, जो 40% की आबादी है वेलोनिया में, जो लोग फ्रेंच लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं वो अपने ऑफिशियल सेटअप्स के लिए भी, स्कूल्स में भी, और बाकी कम्युनिकेशन के लिए भी। और रिमेनिंग जो 1% लोग बचते हैं पूरे बेल्जियम में, वो 1% लोग जर्मन स्पीकर्स हैं जो पूरे जर्मनी में फैले हुए हैं। लेकिन जो कैपिटल है, राजधानी जो है ये वाला ब्रुसेल्स, यहाँ में एक दुविधा ये है कि यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच स्पीकर्स हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और 20% लोग डच बोलते हैं। और यहीं से हमारे पास लैंग्वेज का डिफरेंस और रिजेंटमेंट स्टार्ट हो जाती है। रीज़न क्या है इस रिजेंटमेंट का, वो टेल्शियम का बेल्जियम में, कि पूरे बेल्जियम में मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है डच स्पीकिंग है 59%, ये तो क्लियर है सबको। लेकिन कैपिटल में मेजॉरिटी है फ्रेंच स्पीकर्स की, जो राजधानी है 80%। तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है पूरे बेल्जियम में, वो डच स्पीकर से रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा पावर में है। सो कल्चरल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस इन बोथ द कम्युनिटीज इन बेल्जियम, और दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर कल्चरल
और रिलीजियस डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। यही चीज़ जो डच स्पीकर्स थे वो ये लेके चले, डच लैंग्वेज बोलने वाले, कि भाई हमारी कंट्री में हमारी तादाद अगर ज़्यादा है डच बोलने वालों की, तो ये माइनॉरिटी वाले हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं कि ये ज़्यादा डेवलप्ड हैं हमसे, अमीर भी हमसे अच्छे हैं रिलेटिवली, बेनिफिट भी ज़्यादा वही ले रहे हैं, तो हमारे से नाइंसाफ़ी है। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और यही वजह थी वहाँ पे कि वहाँ पे टेंशन स्टार्ट हो गई, रिजेंटमेंट हो गई बिटवीन डच और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, और 1950 और 60 के बीच में। द टेंशन बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज़ वर मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा प्रोटेस्ट चल रही थी वो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में ही थी। अब लड़ाई तो थी, लेकिन इसका सोल्यूशन भी कुछ निकालना था। तो बेल्जियम में इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, लैंग्वेज डिस्प्यूट को, दोनों कम्युनिटीज़ के डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन को 4 मरतबा अमेंड किया गया, बदला गया, अदलो बदली, जहाँ पे जो चीज़ लगती थी गवर्नमेंट को उसको चेंज करना ताकि दोनों कम्युनिटीज़ को रिलीफ मिले। मतलब 1970 से लेकर 93 के बीच में 4 बार कम्युनिटी के डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया ताकि ये सारे डिस्प्यूट जितने भी सॉल्व हो जाए। लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के बाद उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन दी। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रिस्क्राइब किया कि जितना भी हमारे पास डच स्पीकर्स हैं और फ्रेंच स्पीकर्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, द नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी बेल्जियम की, स्टेट गवर्नमेंट्स के अलावा, कि वहाँ पे चाहे डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में है या फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन जितनी भी है वो माइनॉरिटी में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हम ऐसे बनाएंगे जो भी मिनिस्टर्स वहाँ पे होंगे वो बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे, कि जितने मिनिस्टर डच स्पीकिंग पॉपुलेशन के होंगे उतने ही मिनिस्टर्स फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन के भी होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। तीसरे नंबर पे कि जब भी कोई लॉ पास करना होगा, कि स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट बोथ द ग्रुप्स, जब भी कोई खास कानून सेंट्रल गवर्नमेंट पास करना चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट लाना चाहे, तो दोनों ग्रुप्स की बराबर की सपोर्ट चाहिए उस कानून को पास करने के लिए, उस कानून को बनाने के लिए। चौथे नंबर पे ये सॉल्यूशंस हैं सारे कि डिस्प्यूट्स को ख़त्म कैसे किया जाना था, और कोशिश उन्होंने की कि डिस्प्यूट्स ख़त्म हो जाए बेल्जियम की सरकार ने। एक, जब भी कोई कानून पास करना है, तीसरे नंबर पे है ये कि जब भी कोई कानून पास करना है तो दोनों ग्रुप्स की सपोर्ट बराबर चाहिए। चौथे नंबर पे कि एक कोई ग्रुप, जैसे मान लो हम कहते हैं कि डच स्पीकिंग पीपल्स, उनकी कम्युनिटी, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसा कानून में कोई सुविधा नहीं थी, कोई परमिशन नहीं थी कि एक ग्रुप सपोर्ट करे और एक अगर उसको सपोर्ट ना करे तो बिल पास हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे था कि कोई भी एक ग्रुप अकेला डिसीजन नहीं ले सकता था किसी स्पेशल लॉ को पास करने के लिए, लागू करने के लिए। नंबर 5 कि वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, कि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे अब स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिए, टू वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ताकि राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स, रियासती सरकारें अपने फैसले इंडिपेंडेंटली आज़ाद तरीके से खुद लें, और सरकारी जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मरकज़ी सरकार का, इन रियासती सरकारों के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे डिसीजन मेकिंग में। 6th पॉइंट ब्रुसेल्स, कि ब्रुसेल में ही सबसे ज़्यादा टेंशन चल रही थी कैपिटल सिटी में, कि वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन कम्युनिटी ज़्यादा थी और डच स्पीकिंग कम थी। तो ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट, वहाँ भी एक स्टेट गवर्नमेंट की तरह अलग से गवर्नमेंट थी। वहाँ पे भी सरकार ने ये कर दिया, यूनियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान, कि ब्रुसेल्स में भी जो सरकार बनेगी वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ ही होगी, क्योंकि ब्रुसेल्स में पॉपुलेशन ज़्यादा फ्रेंच स्पीकर्स की थी और कम थी डच स्पीकर्स की। लेकिन
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये आया कि जब ब्रुसेल्स की सरकार अलग बनेगी स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे, तो वहाँ पे भी इस पॉपुलेशन को साइड पे रख के, मेजॉरिटी को साइड में रख के, दोनों कम्युनिटीज़ को बराबर का अधिकार है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। और फ्रेंच कम्युनिटी को यह चीज़ इसलिए माननी पड़ी क्योंकि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन ने पहले ये एक्सेप्ट कर दिया था कि इस माइनॉरिटी को हम सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल शेयर देंगे। तो इन दिस वे डिस्प्यूट्स वर सेटल्ड इन बेल्जियम बाय गिविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से बेल्जियम में जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे उनको सेटल किया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी दोनों कम्युनिटीज़ को। और इसके अलावा मज़े की बात एक और है कि इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अलावा भी, अपार्ट फ्रॉम यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम में एक तीसरी किस्म की सरकार भी थी। और वो तीसरी किस्म की सरकार क्या थी? वो थी लोकल गवर्नमेंट। तो देयर वाज एन अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट ऑफ 3 कम्युनिटीज़। ये लोकल गवर्नमेंट बनी, लेकिन ये भी बनी 3 कम्युनिटीज़ की। अब 3 कौन कौन से हैं? एक तो मेजॉरिटी कम्युनिटी आई, डच स्पीकिंग कम्युनिटी, जिनकी 59% पॉपुलेशन ऐसी है जो डच स्पीकर्स हैं, और 40% फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, और तीसरी जो 1% सरकार वो जर्मन स्पीकिंग थी उनकी भी। इनको तीनों कम्युनिटीज़ को, मतलब 1% कम्युनिटी को भी वहाँ पे इग्नोर नहीं किया गया। 59 और 40% का तो कंपैरिजन चलो बनता है, लेकिन 1% पीपल जो थे वो, हालांकि वो एडजस्ट कर भी सकते थे, अगर वो चाहते उनको करवा लेते, लेकिन 1% कम्युनिटी जो थी उनकी भी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करते हुए, उनके कल्चर की, उनके रिलीजन की, उनकी एजुकेशन की, उनकी अपनी जो कस्टम्स थे, वैल्यूज़ थे, उनको पूरी रेस्पेक्ट देते हुए उनको भी इस लोकल गवर्नमेंट में शामिल किया गया। और लोकल गवर्नमेंट को काम क्या दिया? लोकल गवर्नमेंट हैज़ द पावर्स रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। और उन्हें सारा अपना कल्चर था, एजुकेशन, लैंग्वेज, इसके रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, वो लोकल लेवल पे ही ख़त्म हो जाए। ये लोकल गवर्नमेंट उसको अपने तरीके से सेट करे। और फिर क्या हुआ बाद में, जब इनकी यहाँ पे ये सारे डिस्प्यूट्स ख़त्म हो गए, तो यूरोपियन यूनियन विद मैनी कंट्रीज़, यूरोपियन जो बहुत सारी कंट्रीज़ इकट्ठी हो गई, तो उनका एक यूरोपियन यूनियन बना। तो ब्रुसेल्स जो जिसके बेल्जियम के हालात को देख के कि वहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, रिलीजियस डिस्प्यूट नहीं है, कम्युनिटी डिस्प्यूट्स नहीं है, लैंग्वेज डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि सरकार ने पहले ही वो ख़त्म कर दिया था, एक पीसफुल एरिया को देख के उन्होंने उस ब्रुसेल्स को, बेल्जियम की कैपिटल को चूज़ किया एज अ हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो ऐसे हुआ बेल्जियम में कि उन्होंने पावर्स को शेयर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट तक। कम्युनिटी डिस्प्यूट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे ही, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे, चाहे किसी की तादाद ज़्यादा थी, किसी की कम थी, लेकिन थी। तो डिस्प्यूट्स इसी बेस पे हो रहे थे। ब्रुसेल्स के अंदर भी डिस्प्यूट्स हो रहे थे सबसे ज़्यादा, कैपिटल में। लेकिन सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए जितने भी डिस्प्यूट्स थे, जितने भी लोग रिजेंटमेंट कर रहे थे, उनके फीलिंग्स को रेस्पेक्ट देते हुए, उनके कल्चर को रेस्पेक्ट देते हुए उनको बराबर का मौका दिया, ताकि वो अपनी कंट्री के अंदर, अपनी नेशन के अंदर, पोस्ट टेरिटरी के अंदर पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस को आगे बढ़ा पाए। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वहीं पे फिर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बन गया ब्रुसेल्स में। अब हमने इस बेल्जियम की पावर शेयरिंग से हमें क्या सीखने को मिलता है कि इन बेल्जियम लीडर्स रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ ए कंट्री is possible by respecting the feelings and interests of the different communities and regions। उन लोगों ने यही बोला कि बेल्जियम के जितने भी लीडर्स थे, उन्हें बोला कि हमें यूनिटी अगर कंट्री में बनाई रखनी है, अगर पूरे देश की यूनिटी को बना के रखना है, तो ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, इस तरीके से कि हमने लोगों की जितनी भी फीलिंग्स हैं, उनके इंटरेस्ट्स हैं, कम्युनिटी के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, हमें उनको पूरी की पूरी रेस्पेक्ट देनी चाहिए। और द रियलाइजेशन ऑफ रेस्पेक्टिंग ऑल कम्युनिटीज रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर द पावर शेयरिंग। जब सब लोगों की फीलिंग्स को ने रेस्पेक्ट दी,
तो उसका रिजल्ट ये निकला कि सारी कम्युनिटीज़ ने जो सरकार ने फैसला लिया वो एक्सेप्टेबल था। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, इसके साथ जो कंपैरेटिव स्टडी है श्रीलंका की, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट करेंगे। लेकिन वहाँ पे श्रीलंका में क्या हुआ, बेल्जियम में पावर शेयर हो गई, लोग भी आराम से रहने लगे और डेवलपमेंट भी हुई, कंट्री भी यूनाइटेड रही। लेकिन श्रीलंका का मसला कुछ थोड़ा अलग था। तो श्रीलंका में क्या हुआ, वहाँ पे पावर शेयर हुई या नहीं हुई, अगर हुई तो कैसे हुई, अगर नहीं हुई तो ना होने के रिजल्ट्स क्या आए। कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि पावर शेयर होने के रिजल्ट्स हमारे पास क्या आए कि लोग आराम से रहने लगे, पीसफुल वे से अपनी प्रोग्रेस करने लगे, डेवलपमेंट भी हो गई, सब कुछ हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन श्रीलंका का मसला क्या होगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको आपके सामने रखेंगे, कोशिश करेंगे आपको पूरा समझाने की। तो थैंक यू फॉर टुडेज लेसन। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।